जय हिंद दोस्तों। चलिए इस वीडियो में देखेंगे 23/4/2008 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, दरोगा के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन, और 1 से 10 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में करवाए थे। ठीक है, देख लीजिएगा जाके। और आगे कर रहे हैं 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 से करवा रहे हैं। पीटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, 23/4/2008। किसी भी बुक से आप निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग करते हैं और डिटेल से उसकी थोड़ा डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन 11 नंबर का है, सॉरी याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 तक हम पहले वीडियो में करा चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर आ जाएगा पावापुरी में। आंसर आ जाएगा पावापुरी में। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य देख लेते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो अपना आ जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव आ जाएगा। और प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव आ जाएगा। जैन परंपरा में कुल 24 तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। और जैन धर्म के 23वें की बात की जाए, 23वें तीर्थकर तो हो जाएगा पार्श्वनाथ, हो जाएगा पार्श्वनाथ। और अंतिम और 24वें तीर्थकर की बात की जाए तो महावीर स्वामी आ जाए, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में महावीर स्वामी जाने जाते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो महावीर स्वामी है। और महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके ज्ञान की बात की जाए, इसको केवल्य बोलते हैं, केवल्य यानी कि ज्ञान। तो इसको साल वृक्ष के नीचे केवल यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और नदी की बात की जाए तो ऋजु पालिका नदी। और 42 वर्ष की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत, यानी कि 30 वर्ष से इन्होंने तपस्या शुरू कर दी। जैन धर्म के तीर्थरत्न की बात की जाए तो इसमें आ जाएगा दर्शन, ज्ञान और आचरण। इसमें सब में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की जाती है तीन रत्न में। और इसकी महत्वपूर्ण बात है, जैन धर्म आत्मा, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है एवं ईश्वर को नहीं मानता है। क्या करता है? जैन धर्म पुनर्जन्म में एवं कर्मवाद में विश्वास करता है एवं ईश्वर को नहीं मानता। दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक भद्रबाहु था। श्वेतांबर संप्रदाय का संपादक पूछा जाए, संस्थापक पूछा जाए तो स्थूलभद्र था। और भद्रबाहु ने ही कल्प सूत्र की रचना की थी। दिगंबर का अर्थ हो जाता है नग्न, नग्न रहने वाला, नग्न रूप से रहने वाला। ठीक है, यानी कि बिना वस्त्र के। और श्वेतांबर की बात की जाए श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। पटना में लोहानीपुर से जैन की मूर्ति प्राप्त हुई थी। और इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मथुरा कला का जैन संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। उड़ीसा का एक अच्छा क्वेश्चन है, उड़ीसा का हाथी गुम्फा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। उड़ीसा का हाथी गुम्फा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका डिटेल भी देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वो मतलब कौन से देश से रिलेट करता है? ऑप्शन गया, जैसे वैसे ऑप्शन दिया हुआ है, गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नेपाल। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वो कहाँ पड़ता है? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ। और इसके जन्म के 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी, जो कि अब नेपाल नामक ग्राम, सॉरी लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि अब नेपाल में है। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने
यानी कि सिद्धार्थ ने संसारिक दुखों से व्यतीत होकर चुपके से गृहत्याग और जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में वैशाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध तथा तथागत कहलाए। 35 वर्ष की उम्र में वैशाखी की पूर्णिमा, नदी की बात की जाए निरंजना नदी, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए अगला है कि विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है, ठीक है, छंदोग्य उपनिषद से लिया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में, भाषा की बात की जाए तो पाली भाषा, पाली भाषा। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। सबसे पहले मूर्ति की उपासना बुद्ध की मूर्ति से ही स्टार्ट हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। और लिखते हैं इसके बारे में सर एडविन लिखते हैं ये अपने पुस्तक में द लाइट ऑफ एशिया में, महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा है। कौन सा बुक में? द लाइट ऑफ एशिया। इसको लिखा कौन है? सर एडविन ने। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल थोड़ा देख लिया। अब आगे देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। बिंबिसार जो है बिंबिसार, ठीक है, क्वेश्चन बिंदुसार होता है बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो आंसर आ जाएगा हर्यक वंश का राजा। बिंबिसार किस वंश का राजा था? आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। बिंबिसार ने मगध में लगभग 545 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की और राजगिरी को अपना राजधानी बनाया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? प्रश्न नंबर 14वां है, 14वां क्वेश्चन है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? आंसर हो जाएगा राइट औरंगजेब। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया था। किस भवन में? जयपुर भवन में। और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। मराठा का, अब देखिए शिवाजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मराठा साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को महाराष्ट्र के सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, जो कि जुन्नर के समीप पुणे में पड़ता है। शिवाजी का तांबे का सिक्का, उसके काल में जो तांबे का सिक्का चलता था शिवाजी को, उसको शिवराई कहा जाता था। ठीक है, सिक्का को, तांबे के सिक्का को शिवराई कहा जाता था। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 15वां नंबर क्वेश्चन है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924। कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे किस ईस्वी में? 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1924 ईस्वी में। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे। इस समय पूछा जाए वायसराय तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा 1915, और प्रथम विश्व युद्ध के समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वायसराय से संबंधित है। और ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर हिंद 1915 अफ्रीका में थे तब उसकी उपाधि प्रदान की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, केसर ए हिंद। गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रवासी भारतीय दिवस भारत में प्रति वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है।
प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। और इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 2003 में हुई थी। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज की विस्तृत व्याख्या की थी। द एक्सपेरिमेंट्स विथ माई ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा। गांधी जी का स्वरप्रिय भजन की बात की जाए तो वैष्णव जन तो तेनी कहिए, तेनु कहिए, ठीक है। इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी। गांधी जी का स्वरप्रिय भजन वैष्णव जन तो को तेनु कहिए, तेने कहिए, ठीक है। इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती नदी किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे। गांधी जी की हत्या की बात की जाए 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथुराम गोडसे ने कर दी थी गोली मार की हत्या। अब गांधी जी से रिलेटेड कुछ सत्याग्रह सब, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 इससे रिलेटेड है। जैसे देखिए आप खेरा सत्याग्रह 1918, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन की बात की जाए 1919, असहयोग 1920-22, इसके बाद चोरी चौरा हत्याकांड 1922, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दांडी यात्रा 1930, 12 मार्च 1930, मार्च 1930। और 4 मई को रात गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे स्थित यरवदा जेल में भेज दिया। गांधी इवनिंग समझौता की बात की जाए 1931, 5 मार्च 1931। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931, दूसरा सविनय अवज्ञा 1932-34, उसको पुनः समझौता 1932 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, इससे रिलेटेड कुछ देख लिए, इसी भी सब जिसमें गांधी जी अध्यक्ष रहे या उसमें शामिल रहे, ये सब था। आगे देखते हैं 16वां नंबर प्रश्न, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया, में हुआ था। और बंगाल का विभाजन की बात की जाए तो उसके समय वायसराय लॉर्ड कर्जन, वायसराय पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन। और इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 1899 से 1905 तक है। इसके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय है जो 1905 से 1910 तक रहे थे। लॉर्ड हार्डिंग की बात की जाए तो 1910 से 16 तक। और ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले बता चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था उसी समय वायसराय था भारत का लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय सेकंड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा की बात की जाए तो कोलकाता बंगाल, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा पूछा जाए तो लखनऊ। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात की जाए तो नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 18वां है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? गुर्जर, परमार, करकोटा, उत्पल। इसका राइट आंसर आ जाएगा परमार। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज की उपाधि कविराज था। धारा नगरी प्राचीन राजधानी उज्जैन परमार वंश की राजधानी थी। चलिए इसके बाद देख लेते हैं दिल्ली, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब। इसका राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने मोती मस्जिद, दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब की हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात नामक स्थान में हुआ था। गुजरात स्टेट है, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। किसे? औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। इस्लाम नहीं स्वीकारने के कारण सिखों के 90 नहीं याद रखिएगा, 9 ठीक है, 9 नंबर का गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। 1675 ईस्वी में सिख के 9वें गुरु की हत्या किसने करवाया था? औरंगजेब, क्योंकि इसने इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारा था। और देखिए औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू किया था। ये ऐसा मुगल शासक था जिन्होंने जजिया कर फिर से लागू कर दिया था। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा
का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में करवाया था। और एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था। चलिए एक और आगे प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1857 में मेरठ की प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो ये हो जाएगा 10 मई। इसका आंसर आ जाएगा 10 मई। 20 नंबर क्वेश्चन है। और ये दिन कौन सा था? रविवार का दिन था, 10 मई 1857। ये प्रथम सिपाही विद्रोह। अठारह के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करें तो पामस्टर्न थे। हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, हीरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अठारह क्रांति के संबंध में कुछ कथन है। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किसने कहा था? यह कहा था टी.आर. होम्स। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था 1857 क्रांति के बारे में? वी.डी. सावरकर जी ने बोला था कि भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां नंबर है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? डेट एग्जैक्टली डेट पूछ दिया गया है। इसका इससे पहले भी क्वेश्चन डिटेल में देख लेते हैं। 30 जनवरी 1948। इसका आंसर आ जाएगा 30 जनवरी 1948। और इससे इंपॉर्टेंट एक डेट है शहीद दिवस। शहीद दिवस याद रखिएगा, 30 जनवरी को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया? आंसर इसका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया। और देश रत्न की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद शत्रु की बात की जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार। इसकी उपाधि किसने दी थी? बारदौली की महिलाएं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। इसको इस उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। और देश नायक सुभाष चंद्र बोस। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इसको महाराजा खेतरी ने बोला था, स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और अर्धनग्न फकीर की बात की जाए विस्टन चर्चिल ने कहा था। और ये किसको कहा था? तो महात्मा गांधी जी को कहा था। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? इसका राइट आंसर आ जाएगा, जानते हो, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। बचपन का नाम जलाल था।
दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर ही था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार की बात की जाए तानसेन, और अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कहा जाए तो अब्दुल अब्दुल समद होगा, और संगीतकार तानसेन, चित्रकार अब्दुल समद। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। इसमें एक और है क्वेश्चन, बढ़िया ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, घोड़े का नाम चेतक, हाथी का नाम राम प्रसाद था। ठीक है। और अब अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की थी, और तानसेन को जो मिला था उपाधि ये अकबर ने दी थी। इसका नाम उपाधि का कंठावरण वाणी विलास, कंठावरण वाणी विलास। किसको मिला था? तानसेन को। किसने दिया था? अकबर ने। और अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश में स्थापित हुए? इसका राइट आंसर आ जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल हो जाएगा आंसर। 17 मई 1948 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा ने नए समुद्र मार्ग की खोज की। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कोचीन में खोली थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। पुर्तगाली की बात की जाए 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन है वैष्णवों के, जैनों के, बौद्धों के, शैवों के। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जातक की बात है तो बौद्धों के, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है जातक। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। यह वैष्णव धर्म के बारे में, इसका विकास भागवत धर्म से हुआ है। बौद्ध धर्म के पूछे तो पवित्र ग्रंथ जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पे? बोध गया, सांची, सारनाथ, कुशीनगर। इसका राइट आंसर आ जाएगा सारनाथ। और सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो पहले भी देख लेते, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। और सबसे पहले पूछे अपना पहला तो सारनाथ में दिए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, रजमनामा फारसी में अनुवाद था। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। रजमनामा फारसी में अनुवाद था। किस कौन सा चीज का था? अर्थवेद, रामायण, महाभारत, योग, वशिष्ठ। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा महाभारत का फारसी में अनुवाद को रजमनामा कहा गया, लिखा। और लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद तोडरमल ने किया था। भागवत पुराण का फारसी में अनुवाद तोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ कौन था? 28 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? इसका राइट आंसर आ जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ऐसे मुगल शासक हैं जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों को 1632 में गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह ने प्रदान किया था, सुल्तान।
गोलकुंडा के सुल्तान थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था। अब देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? क्वेश्चन नंबर 30 है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया था। 1510 ईस्वी में किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्बुकर्क था। इसका पूरा नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कर्क हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर नीति अपनाई। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? क्वेश्चन नंबर 31 इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है कि सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज, चिनाब और रावी सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा सतलज, चिनाब और रावी। सिंधु की सहायक नदी सतलज, चिनाब और रावी। कावेरी की सहायक नदियों की बात की जाए तो हेमावती, भवानी, अमरावती, ये सब हो जाए। और गंगा नदी की सहायक नदियां जो कि पूछा गया 2023 में, इसका हो जाए गंगा का यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा आदि। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात की जाए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा, मून, चंद्रमा हो जाएगा। और पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल पर अपने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी ऐसा है जिस पर जीवन है, यानी कि जिस पे जीव निवास करते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा 4 से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा का नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति या वार्षिक गति कहते हैं। चंद्रमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चंद्रमा की सतह और आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। शांति सागर पूछा जाए तो चंद्रमा पे जो धूल के मैदान है, धूल का अंश रहता है, वहाँ का फील्ड है, उसी को कहते हैं शांति सागर। ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, जिसपे लाइट नहीं होता, अंधकारमय होता है, उसे शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी तल तक पहुंचने के लिए चंद्रमा के प्रकाश को केवल 1.3 सेकंड लगते हैं, यानी कि 1 मिनट 3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य की किरण को 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं।
एक और प्रश्न देख लेते हैं इससे जुड़े हुए। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगला बार यह 1986 में, अगर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, अगर 86 में 76 ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 2062 में दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? ये हो जाएगा लाल सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, वाटरवे है। यह नहर अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली नहर का नाम सुएज नहर। यह एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। सुएज नहर सुएज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सुएज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद पत्तन है। अगला प्रश्न है, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? इसमें ऑप्शन है कपास, केला, पटसन, गन्ना। इसका राइट आंसर आ जाएगा गन्ना। तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से गन्ना को पुनः लगाने के लिए किया जाता है, उगाने के लिए किया जाता है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सांसद। इसका राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले एक प्रश्न देख लीजिए, राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी, इसकी उम्र 40 वर्ष। और मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री हुए थे। इसकी उम्र 81 वर्ष। सोचिए डबल है, देखिए सीधा सीधी। इसका राजीव गांधी का 40 वर्ष और मोरारजी देसाई का 81 वर्ष। 40 दूना 80 प्लस 1 81 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर आ जाएगा उपराष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद के उपराष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये पूछा गया 68 बीपीएससी में, 68वां बीपीएससी में पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा विधानसभा। इसका राइट आंसर आ जाएगा विधानसभा। विधानसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष। विधानसभा के कार्यकाल की बात की जाए तो 5 वर्ष। किंतु विशेष परिस्थिति में राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह इससे पूर्व भी उसको विघटित कर सकता है। ये किसको होता है अधिकार? ये अधिकार होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर आ जाएगा भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी पद का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 39वां है। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा बैठक को कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक को। इसका राइट आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक को, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर आ जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन में 18 वर्ष है, 19 वर्ष भी है, या इससे ऊपर 21 वर्ष या इससे ऊपर कम से कम 25 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। अगला प्रश्न है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। जो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य निवृत्त हो जाते हैं। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। कौन? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वो थे इंदिरा गांधी, एच डी देवगौड़ा, आई के गुलजार, डॉक्टर मनमोहन सिंह।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन लोकसभा, संसद, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए संसद हटा सकता है। राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? क्वेश्चन नंबर 43 है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से? ऑप्शन है बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं 44 नंबर का, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? ऑप्शन दूध, अंडा, रेशम, मछली। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। अगला प्रश्न है, रेशम किससे उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर देख लेते हैं, रेशम के कीड़े के लार्वा से रेशम उत्पन्न किया जाता है। रेशम के कीड़े के लार्वा से रेशम उत्पन्न किए जाते हैं। रेशम यानी कि सिल्क के रेशे भी जावंत रेशे होते हैं। इस रेशम के फाइबर को बनाते हैं, रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है, यानी कि रेशम कीट पालन कहलाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इसका राइट आंसर आ जाएगा, दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड, जानते हो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। तो थोड़ा अम्ल की बात कर लेते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्क्टिक अम्ल, और फलों के रसों में एसिटिक अम्ल, सिरका अम्ल, और लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल, घास पत्ते एवं मूत्र में बेंजोइक अम्ल, टमाटर में पूछा जाए ऑक्सैलिक अम्ल, गेहूं में पूछा जाए ग्लूटेमिक अम्ल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? किस रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप के व्यक्ति डोनर कहलाते हैं? यूनिवर्सल डोनर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन देखते हैं इसका, A B होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ रक्त समूह के व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर, संतरे किसके प्रबल स्रोत है? संतरे किसके प्रबल स्रोत है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा विटामिन। संतरे किसका प्रबल स्रोत है? विटामिन। विटामिन खोज की बात की जाए फंक 1911। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन सी का पूछा जाए, बी का पूछा जाए थायमिन, B1 का थायमिन अलग अलग है। और देखिए सी का पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का पूछा जाए टोकोफेरॉल। विटामिन के का फेलोक्विनोन। विटामिन ए कमी होने वाले रोग की बात की जाए रतौंधी। विटामिन बी बेरी। विटामिन सी की बात की जाए कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग जिसे रिकेटस कहा जाता है, ये बच्चों में होता है। और ऑस्टियोमैलेशिया किसमें होता है? वयस्क में होता है, प्रौढ़ों में होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है।
और विटामिन के की कमी से होने वाले रोग। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और कटे हुए स्थान रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। इसके स्रोत सब बात की जाए तो हरी पत्तीदार सब्जी और टमाटर, पनीर सब। प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जिलिस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं मनुष्य शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49वां नंबर का। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरियसिस या घेंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। ये मच्छरों से होने वाला नहीं है। घेंगा रोग ऐसा होता है जिसमें गला फूल जाता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। मच्छरों से होने वाले रोग देख लीजिए। डेंगू जो कि मादा एडिज मच्छर काटने से होता है। चिकनगुनिया मादा एडिज से काटने से होता है। और मलेरिया की बात कीजिए मादा एनाफिलीज काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50वां क्वेश्चन है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन, विटामिन ए। इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन का प्रबल स्रोत है पालक के पत्ते। विटामिन ए का प्रबल स्रोत गाजर भी है। गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन ई का स्रोत पूछे तो गेहूँ, सोयाबीन, तेल, ये सब हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में। आज हम 11 से लेकर 50 तक करवा दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से देखे होंगे, नहीं तो इसको फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए जय हिंद।